गाइस, इस वीडियो में हम क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिटेल में टॉपिक वाइज समझेंगे। कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं पूरा डिटेल में समझेंगे। जो सीबीएसई ने 28 मार्च को रिलीज किया है सिलेबस, ठीक है, 2025 से 26 के सेशन वालों के लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो किस चैप्टर की कितनी वेटेज है ये भी आपको पता चलेगा। एंड वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से इकोनॉमिक्स का सिलेबस डाउनलोड कर रखा था। तो इसमें आपका क्लास 11 और 12 दोनों का सिलेबस आता है 2025 से 26 वालों का, ठीक है। तो हमें तो क्लास 11 का बिल्कुल डिटेल में सिलेबस समझना है, टॉपिक वाइज कौन कौन से चैप्टर में हमारे टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप आओगे तो सबसे पहले ऊपर ही आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, रैशनल नाम से इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया है। तो इसको आप पढ़ लेना, क्यों इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स। तो उसके बाद इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव बताया गया है कि क्यों मतलब इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाई जा रही है। तो ये भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी पढ़ना। मैं डायरेक्ट सिलेबस पे आता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको पेपर कैसे डिजाइन होगा ये बताया गया, ठीक है। तो 3 घंटे का आपको पता है कि पेपर होगा फाइनल, ठीक है, जिसमें आपका 80 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट है, वो आपको पता है, ठीक है। एंड आपकी इकोनॉमिक्स में, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी करके 2 बुक्स आती है, ठीक है। पहली है आपकी स्टेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, दूसरी है आपकी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये तो आपको पता है। 40 नंबर की आपकी स्टेटिक्स आएगी, 40 नंबर की आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। एंड अब बात करते हैं हम स्टेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में कि हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स है और कौन कौन से यूनिट में कितने नंबर का आ रहा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ठीक है, स्टेटिक्स में आपका इंट्रोडक्शन और कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये 2 यूनिट मिला के 15 नंबर की आ रही है। एंड स्टेटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन में आपका 3 चैप्टर है, ठीक है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आपका कोरिलेशन एंड तुम्हारा इंडेक्स नंबर, ये 3 चैप्टर मिला के आपके 25 नंबर के बन रहे हैं, टोटल 40 नंबर, ठीक है। एंड उसके बाद आपका है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर है आपके, यूनिट वाइज दे रखा है ये, ठीक है, चैप्टर वाइज नहीं है, यूनिट वाइज है। तो यूनिट 1 आपका है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मेनली आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में है, क्यों इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये सब और भी बहुत सारी चीजें है, तो वो आपको पता चलेगा। एंड यूनिट 2 आपका है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, मतलब कंज्यूमर थ्योरी के बारे में डिटेल में, ठीक है। इसमें 3-4 चैप्टर आपके हैं, वो मैं बताऊंगा आपको कौन कौन चैप्टर है, ठीक है। एंड उसके बाद है आपका यूनिट 3 प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, ठीक है, ये पूरा प्रोड्यूसर थ्योरी पे बेस्ड है। तो इसमें भी 3-4 चैप्टर है आपके, ये भी डिटेल में मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आपका 4 नंबर का है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड आपका 14 नंबर का है, एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई आपका 14 नंबर है, ठीक है। मतलब कंज्यूमर थ्योरी आपका 14 नंबर एंड प्रोड्यूसर थ्योरी आपका 14 नंबर। एंड उसके बाद आपका है यूनिट 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटरमाइनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है, और इसके कुछ एप्लीकेशन है। तो ये आपका 8 नंबर का है, ठीक है। तो टोटल मिला के ये आपका 40 नंबर 80 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क है, जिसमें आपके टेस्ट के भी नंबर जुड़ते हैं और प्रोजेक्ट वर्क आपको दिया जाएगा, वो आपको करना होगा, ठीक है। एंड अब बात करते हैं हम डिटेल में सिलेबस की, कौन कौन से हमारे टॉपिक्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट ए में बात करते हैं स्टेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में, ठीक है, कि इसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर बताया गया कि इन दिस कोर्स द लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्वायर स्किल्स इन कलेक्शन, ठीक है, मतलब आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप कलेक्शन कर सकते हो। इसके बाद अगर ये आप पढ़ते हो तो कलेक्शन करना जान जाओगे, ऑर्गेनाइजेशन करना जान जाओगे डेटा का, एंड प्रेजेंटेशन करना जान जाओगे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी आपको क्या होती है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको इट ऑल्सो इंटेंट प्रोवाइड सम बेसिक स्टेटिकल टूल्स एनालिसिस, ठीक है, मतलब मीन मीडियन मोड ये सब निकालना तो सीखोगे ही आपने, अगर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड होगा तो आपको पहले से भी आता होगा। उसके बाद इंटरप्रेट एंड एनी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, आप बता सकते हो, उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, क्या इससे डेटा से आप मतलब क्या एनालाइज कर सकते हो, ये आप बता सकते हो आराम से, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ एप्रोप्रिएट इन्फरेंसेस, मतलब आप इसका कोई डायग्राम भी बनाने को, अगर ग्राफ बनाने को बोला जाए तो आप बता सकते हो, ये पढ़ने के बाद स्टैटिक्स, ठीक है। एंड अब बात करते हैं हम यहाँ पे, इसके बाद ये बोला गया दिस प्रोसेस द लर्नर्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ वेरियस इकोनॉमिक डेटा का, जितने भी इकोनॉमिक डेटा आप आगे हायर एजुकेशन लोगे इकोनॉमिक्स में, तो वहां पे बहुत सारे डेटा होंगे, ठीक है, आपसे फिर आप क्या तुरंत मतलब आप उसको एनालाइज करना जान जाओगे, इंटरप्रेट करना जान जाओगे, तो ये स्टैटिक्स आपको ये स्किल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एंड अब बात करते हैं हमारा यूनिट 1 जो है, इसमें कौन कौन सी मतलब चीजें हमें पढ़नी है। तो यूनिट 1 आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है, जिसमें हमें व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बारे में पहले पढ़ना है, इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। उसके बाद मीनिंग, स्कोप एंड फंक्शन,
इकोनॉमिक्स मतलब स्टैटिक्स की मीनिंग क्या है, स्कोप क्यों जरूरी है भैया हमारा इकोनॉमिक्स, और इसके क्या क्या कार्य है, इंपॉर्टेंस है हमारा, इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स का किसमें, ओ सॉरी स्टैटिक्स का इंपॉर्टेंस है, ठीक है, किसमें, इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। एंड उसके बाद है हमारा यूनिट 2 कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसमें 3 चैप्टर आते हैं हमारे। चैप्टर 2 है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें हमें पढ़ना है सोर्स ऑफ डेटा, कौन कौन से सोर्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कौन कौन से सोर्स होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी में। तो उसके बाद है हमारा हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड, कैसे हम बेसिक डेटा कलेक्ट कर सकते हैं विद कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग से, ठीक है, मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा, मेथड कौन कौन से हमारे कलेक्ट डेटा करने के लिए, सम इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्स है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है, डिटेल में सब कुछ सीखेंगे, चिंता मत लो, ठीक है। स्टैटिक्स आपको बिल्कुल इजी लगेगी, उसकी आप मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है, अगर आप डिटेल में पढ़ते हो तो, ठीक है। उसके बाद सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड तुम्हारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे हम, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा चैप्टर 3 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करें आप, ठीक है, मीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग समझेंगे, ठीक है। एंड तुम्हारा इसका टाइप कौन कौन से वेरिएबल, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे, कैसे हम मतलब ऑर्गेनाइज करेंगे, तो डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। आपने देखा होगा ना, टेबल बना के हम ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को ना, इकट्ठा करते हैं, तो उसी टाइप में आपको ऑर्गेनाइजेशन डेटा में यही करना है आपको, ठीक है। एंड उसके बाद है हमारा 4 चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को कैसे प्रेजेंट करें आप, ठीक है, बहुत सारे मेथड होते हैं आपके डेटा को प्रेजेंट करने के, आपने पहले ही पढ़ा होगा, अगर मैथमेटिक्स होगा तो आपको कैसे प्रेजेंट करते हैं हम डेटा को, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन हम समझेंगे, ठीक है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ठीक है, टेबुलर मतलब ये टेबल बना के जो हम प्रेजेंट करते हैं पहले समझेंगे, और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में आपका डायग्राम बना के, ठीक है, कौन कौन से डायग्राम है आपका, ज्योमेट्रिक फॉर्म, बार डायग्राम आप बनाना सीखोगे, पाई डायग्राम, ठीक है, पाई चार्ट जो हम बनाते हैं वो बनाना सीखेंगे, ठीक है। दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी डायग्राम कौन कौन से होते हैं हमारे, हिस्टोग्राम बनाना सीखोगे, पॉलीगन और ओगिव बनाना सीखोगे, ठीक है, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ बनाना सीखोगे, ठीक है, टाइम सीरीज ग्राफ का, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे, चिंता मत लो, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा अभी तक जितने भी चैप्टर है इसके इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, आपको इजीली समझ आते रहेंगे, बस एक बार भी अगर आप सीखते हो तो, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा यूनिट 3 आता है स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इसमें आपका कौन कौन से चैप्टर है, मैंने पहले ही बोला था आपको 3 चैप्टर है इसमें हमारे, तो पहले आप पढ़ लो ये क्या बोला गया है कि फॉर ऑल द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, इसमें हम करेंगे अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन में भी अटेम्प्ट, इसमें आएगा आपका दिस मीन्स is the student need to solve problem and provide interpretation for result derived, ठीक है, मतलब स्टूडेंट को जरूरत पड़ेगी प्रॉब्लम सोल्व करने की एंड इसमें आपका इंटरप्रेट करने की, ठीक है। तो इसमें हमारे कौन कौन से चैप्टर आते हैं, पहला तो आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर 5 है, ठीक है, जिसमें हम क्या अर्थमेटिक मीन निकालना सीखेंगे, मतलब कि मीन निकालना सीखेंगे, मीडियन निकालना सीखेंगे और मोड निकालना सीखेंगे, ठीक है, अनग्रुप डेटा का भी और ग्रुप डेटा दोनों का सीखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा एक और चैप्टर आता था इसमें, चैप्टर 6 मेजर्स ऑफ वो डिस्पर्सन, ठीक है, वो चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, 2-3 साल पहले से डिलीट है वो, तो वो तो आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, उसमें आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, आपका रेंज, ये सब निकालते थे, क्वार्टाइल डेविएशन, तो वो सब आपका अब नहीं पढ़ना है, डिलीटेड है वो तो, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा चैप्टर 6 आता है कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन में आपको क्या पढ़ना है, मीनिंग, ठीक है, कोरिलेशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, स्कैटर डायग्राम कैसे बनाते हैं कोरिलेशन का, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, कैसे मेजर करते हैं कोरिलेशन को, ठीक है, इसके कौन कौन से मेथड है, कार्ल पियर्सन मेथड, जिसमें आप 2 वेरिएबल अनग्रुप डेटा का निकालना सीखोगे, ठीक है। एंड उसके बाद आपका स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ठीक है, इसमें आपका नॉन रिपीटेड रैंक भी और रिपीटेड रैंक दोनों का आप सीखोगे, ठीक है, एंड बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, चैप्टर इजी है, ठीक है। एंड उसके बाद है आपका चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर, ठीक है, इसमें आप मीनिंग समझोगे, ठीक है, इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, इसका टाइप क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स है इंडेक्स नंबर के, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, कहाँ कहाँ यूज होते हैं इंडेक्स नंबर, ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में, इन्फ्लेशन मेजर करने में इंडेक्स नंबर कहाँ कहाँ होते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड भी सीखोगे आप, ठीक है। तो चैप्टर ज्यादा बड़ा भी नहीं है लेकिन ज्यादा छोटा भी नहीं है, डिटेल में सीखेंगे, चिंता मत लो, ठीक है। तो ये था आपका स्टैटिक्स का पूरा सिलेबस एंड कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, एंड आपको पता होगा 40 नंबर का आपका स्टैटिक्स है, ठीक है। एंड उसके बाद 40 नंबर की आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो इसमें कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, पार्ट बी आपका इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है।
यूनिट 3 तक हमारी कवर हुई। अब यूनिट 4 से ही हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यूनिट 4 आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, ठीक है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, ठीक है। एंड इसी में आपका चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 1 था आपका मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब था। चैप्टर 2 आपका व्हाट इज एन इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की, ठीक है, कौन कौन सी प्रॉब्लम है, व्हाट, हाउ एंड फॉर वूम, मतलब क्या प्रोड्यूस करना है हमें, ठीक है, हाउ कैसे प्रोड्यूस करना है, वूम मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये पूरा हम डिटेल में समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, ठीक है, पीपीएफ कर्व बनाना सीखेंगे, ठीक है, एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हम डिटेल में समझेंगे, चिंता मत लो, ठीक है। उसके बाद हमारा यूनिट 5 आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, ठीक है, पूरा कंज्यूमर थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर पे बेस्ड है। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं हमारे, एंड चैप्टर 3 है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी समझेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है हमारी, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है ये समझेंगे, ठीक है, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को एनालिसिस करके हम वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस है, ये हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व्स, ठीक है, ये बनाना सीखेंगे। एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दी कंज्यूमर बजट, कंज्यूमर बजट कैसे बनाते हैं, कैसे मतलब कंज्यूमर बजट की इक्वेशन होती है, ये पूरा डिटेल में समझेंगे, चिंता मत लो, ठीक है। न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे इस पे डिटेल में, ठीक है। बजट सेट कैसे करते हैं हम, एंड बजट लाइन क्या होता है पूरा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। प्रीफरेंस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की कौन कौन सी प्रीफरेंस होती है, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, पूरा डिटेल में समझेंगे। कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कौन कौन सी कंडीशन है ये पूरा डिटेल में समझेंगे, चिंता मत लो, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा चैप्टर 5 आता है डिमांड, ठीक है, डिमांड आपको पढ़ना है, डिमांड एंड मार्केट डिमांड एंड तुम्हारा डेटरमाइनेंट ऑफ डिमांड, डिमांड को कैसे हम डेटरमाइन करते हैं, ठीक है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व कैसे डिराइव करते हैं और इसका स्लोप कैसे होता है, ठीक है, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट द डिमांड कर्व, ठीक है, डिमांड कर्व शिफ्ट कब होता है, ठीक है, एंड मूवमेंट कैसे होता है डिमांड कर्व में, पूरा डिटेल में समझेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर है, ठीक है, उसमें हमें क्या पढ़ना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, ठीक है। मेजर्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन कौन से मतलब मेजर करने के कौन कौन से तरीके हैं, तो कौन कौन से मेथड है हमारा, परसेंटेज चेंज मेथड और तुम्हारा टोटल एक्सपेंडिचर, ये दो मेथड हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो डिटेल में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे पूरा डिटेल में, चिंता मत लो, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा आता है यूनिट 6 प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, ठीक है, ये पूरा प्रोड्यूसर थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें आपका चैप्टर आता है, चैप्टर 6 के बाद आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर 6 है, और चैप्टर 7 आपका है मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन आपका चैप्टर 7 है, जिसमें हमें शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों पढ़ना है। प्रोडक्शन फंक्शन, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, पूरा डिटेल में समझेंगे। रिटर्न टू अ फैक्टर कैसे निकालते हैं ये पूरा समझेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में। उसके बाद आपका चैप्टर 8 आता है कॉस्ट फंक्शन वाला, ठीक है, कॉस्ट कैसे मतलब वो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट का चैप्टर है, तो इसको समझेंगे, ठीक है। इसमें आपका शॉर्ट रन कॉस्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं हम वो समझेंगे। टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालती है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, पूरा डिटेल में इसके सारे जितने ही फॉर्मूले हैं सब समझेंगे, ठीक है। इजी है, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। इसके बहुत सारे ग्राफ है एंड रिलेशन इनमें बताना होगा, तो पूरा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ग्राफ इसमें बहुत है, तो आपको क्या करना है, ग्राफ पे ही ध्यान देना है, ठीक है, ग्राफ कैसे बनते हैं सबके, तो उस पर भी ध्यान देना है। तो आपका मार्जिनल कॉस्ट हो गया, एंड मीनिंग एंड इसके रिलेशनशिप, मतलब इन सबका मीनिंग समझेंगे, ठीक है, एंड इसमें रिलेशनशिप क्या है, इनके बीच में रिलेशनशिप मतलब रिलेशन निकालना सीखेंगे, वो हम डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या रिलेशन है इनके बीच में, ठीक है। आपका पेपर में ही आता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू, रिवेन्यू वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, चैप्टर आपका 9 है, ठीक है, तो इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। टोटल रिवेन्यू क्या होता है, एवरेज रिवेन्यू क्या होती है, मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, पूरा डिटेल में मीनिंग इसका एंड इसके बीच में रिलेशन निकालना, ठीक है। इनके भी ग्राफ होते हैं, डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आपका है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम,
ठीक है। चैप्टर 10 आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जिसमें हम क्या समझेंगे, मीनिंग इसका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, एंड इसका कंडीशन क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे कब होगा, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना भी सीखेंगे एंड इस पे न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे, चिंता मत लो, ठीक है। मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है, तब ये कंडीशन हमें मतलब सीखना है, कैसे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आएगा, मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कैसे इक्विलिब्रियम में आता है, ठीक है, पूरा डिटेल में समझेंगे ग्राफ बना के, ठीक है। एंड उसके बाद आपका चैप्टर 11 है सप्लाई, ठीक है, सप्लाई आपका है एंड मार्केट सप्लाई क्या होती है हमारी, ठीक है, डिटरमाइनेंट ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करते हैं हम, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है, ठीक है, एंड इसका स्लोप कैसे होता है, ठीक है, एंड मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, ठीक है, मतलब शिफ्ट कब होता है सप्लाई कर्व एंड मूवमेंट कैसे होते हैं सप्लाई कर्व में, पूरा डिटेल में समझेंगे, ठीक है, ग्राफ बना के। उसके बाद आपका चैप्टर 12 कह सकते हो या फिर इसी को मतलब चैप्टर 11 में ही आपका है सप्लाई, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, ठीक है, इसको मेजर कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड है, तो परसेंटेज चेंज मेथड हमको पढ़ना है, ठीक है, एंड इस पे न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, डिटेल में करेंगे, चिंता मत लो, ठीक है। एंड ये था हमारा यूनिट 6 एंड उसके बाद है हमारा यूनिट 7 परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है, प्राइस डिटरमाइन करना सीखेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एंड इसका थोड़ा बहुत मतलब इस पे न्यूमेरिकल सोल्व करना भी सीखेंगे, ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल भी समझेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में आपका इसके फीचर्स क्या क्या है, डिटरमाइनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में, एंड तुम्हारा इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कैसे शिफ्ट होता है परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है, शॉर्ट रन ओनली, हमें शॉर्ट रन समझना है बस, ठीक है, लॉन्ग रन नहीं समझना, वो आप हायर एजुकेशन में आप समझोगे, ठीक है। एंड उसके बाद इसका सिंपल एप्लीकेशन एंड डिमांड एंड सप्लाई का आपको प्राइस सेलिंग एंड प्राइस फ्लोर ग्राफ बना के पूरा डिटेल में समझेंगे, प्राइस सेलिंग कब होता है, ठीक है, और प्राइस फ्लोर कब होता है। अभी बेसिकली ये समझो, प्राइस सेलिंग आपका वो मतलब मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है और प्राइस फ्लोर आपका गवर्नमेंट एक मिनिमल मतलब प्राइस सेट कर देती है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा डिटेल में सिलेबस, ठीक है, टॉपिक वाइज पूरा डिटेल में हमने समझा है और पेपर पैटर्न भी समझा है कि कौन कौन से किस चैप्टर की किस किस यूनिट की कितनी वेटेज है, ठीक है। तो उसके बाद इसके बाद अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे बताया गया प्रोजेक्ट जो है आपका इकोनॉमिक्स, ये सबसे नीचे दिया गया है, ठीक है, कैसे होगा आपका। तो सबसे नीचे चलते हैं एक बार हम, तो यहाँ पे आपका बताया कि किस किस टॉपिक पे आपका प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप है पढ़ सकते हो इसको, ये सारे चीज आपको पढ़ने का है तो आप पढ़ लेना। यहाँ पे देखो बताया कि आपका मार्किंग स्कीम कैसे होगा, ये सब आप पढ़ लेना, ये पीडीएफ में आपको क्या करूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पढ़ लेना, ठीक है। तो ये था आपका पूरा डिटेल में सिलेबस इकोनॉमिक्स का, ठीक है, क्लास 11 का। अब हम क्या करेंगे डिटेल में चैप्टर वाइज क्या करेंगे, वीडियो लाएंगे एंड चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो बने रहना मेरे साथ एंड सब्सक्राइब करना तो कर देना, ठीक है, थैंक यू।